हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट फैक्ट्स पर और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स की फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेटिव सीरीज। दोस्तों, अफगानिस्तान में अब जंग खत्म हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से वापस जा रहा है। जो देश तालिबान को ज़मीन से हटाने के इरादे से अफगानिस्तान आया था, वो अब 20 साल के बाद अफगानिस्तान की सत्ता उन्हीं तालिबान के हवाले करके जा रहा है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जिसकी हुकूमत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिलिट्री और एयर कवर पर निर्भर थी, वो पैसों से भरा हेलीकॉप्टर लेकर देश से भाग चुका है। आखिर कैसे अनपढ़ और जाहिल समझे जाने वाले तालिबान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की फौज को अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर किया। आज हम अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के कुछ कारणों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तालिबान के जीत के कारणों पर बात करने से पहले हम तालिबान की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से हार कर चला गया तो अफगान मुजाहिदीन लीडर्स ने अपने अपने इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली थीं। इन लीडर्स में गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल रशीद दोस्तुम और अहमद शाह मसूद जैसे लीडर्स शामिल थे। इन लीडर्स को वार लॉर्ड्स कहा जाने लगा। अब देश में सूरत हाल ये हो गई थी कि अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी गाड़ी को एक वॉर लॉर्ड के इलाके से दूसरे वॉर लॉर्ड के इलाके तक जाना होता तो उसे कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे। इससे अफगानिस्तान की जनता तंग आ गई थी। इसी के साथ देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का बाजार गर्म हुआ पड़ा था। इस वक्त मुल्ला मोहम्मद उमर, जो कि मदरसे का एक टीचर था, उसने अपने स्टूडेंट्स और अफगान जिहाद के पश्तून लीडर के साथ मिलकर तालिबान मूवमेंट शुरू की। अरबी ज़बान में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। क्योंकि अफगानिस्तान की जनता वार लॉर्ड्स की हुकूमत से तंग आई हुई थी, इसलिए अफगानिस्तान की जनता ने मुल्ला उमर और उसके साथियों को सपोर्ट किया। इस तरह तालिबान ने देश के डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा करना शुरू किया। देश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो बिना लड़ाई के ही तालिबान के हाथों में आ गए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जे के लिए तालिबान को वार लॉर्ड्स के फौजों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। देखते ही देखते तालिबान देश के 90% हिस्से पर काबिज हो गए। दोस्तों, अफगानिस्तान 1919 यानी 1919 से कंटिन्यू जंग की हालत में था, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान के अंडर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई तो अफगानिस्तान की जनता ने सुकून की सांस ली कि आखिरकार मुल्क में कुछ दिनों के लिए जंग तो ख़त्म हुई। लेकिन अफगान की जनता की ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। दोस्तों, अब लौटते हैं तालिबान की जीत के कारणों की तरफ। दोस्तों, तालिबान की जीत का सबसे पहला कारण था मुल्ला उमर और उसके साथियों की अपने मकसद के साथ वफादारी। जी हाँ दोस्तों, तालिबानी फाइटर्स ना तो मुल्ला उमर के लिए लड़ रहे थे, ना अफगानिस्तान के लड़ रहे थे और ना ही नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ़ौजों को हराने के लिए लड़ रहे थे। उनको सिर्फ यही सिखाया गया था कि तुम्हें लड़ना है तो सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ना है। इसलिए तालिबान के ग्रुप का हर मेंबर ग्रुप के साथ बहुत ही वफादार था। दोस्तों, जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब भी किसी मुल्क पर हमला किया है तो उस मुल्क के अंदर से गद्दार ढूंढे हैं ताकि उन गद्दारों के ज़रिए उस मुल्क को नुकसान पहुंचा सके। चाहे आप इराक की जंग की मिसाल ले लो या फिर वियतनाम की जंग की या फिर कोरिया की जंग की, हमेशा यही होता आया है। अमेरिका को अपनी इस कोशिश में कुछ जगहों पर कामयाबी मिली है और कुछ जगहों पर नाकामी हुई है। अफगानिस्तान में नदर्न अलायंस के सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपना एक साथी तो मिल गया था, लेकिन तालिबानियों में अमेरिका को कोई गद्दार नहीं मिला। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने तालिबान से कहा कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करें, तब मुल्ला उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिका को किसी भी मुस्लिम मुल्क के लीडर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सभी मुस्लिम देश और ख़ास करके अरब मुस्लिम देश अमेरिका के एहसान तले दबे बैठे थे। दोस्तों, तालिबान की जीत का दूसरा कारण था अफगानिस्तान की छवि। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स या फिर सुपर पावर्स का कब्रिस्तान कहा जाता था, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर, जो कि अपने वक्त की सुपर पावर थी, उसने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। उसके बाद सोवियत यूनियन, जो कि अपने वक्त का एक बड़ा सुपर पावर था, उसने भी अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम रहा और उसके बाद उसके टुकड़े भी हो गए थे। दोस्तों, अमेरिका ने इतिहास से सीख लिया और अफगानिस्तान पर अकेले हमला नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेटो देशों के साथ गठबंधन किया। नेटो देशों में यूके, इटाली, जर्मनी वगैरह शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है। नेटो देशों ने भी अफगानिस्तान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। नेटो देशों ने अफगानिस्तान के नदर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई की।
उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, टर्की जैसे देशों से नेटो के लिए सप्लाई किए जाते थे। इतनी सारी प्रिपरेशंस के बाद लगा के अफगानिस्तान में जंग कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी और तालिबान का सफाया हो जाएगा। अफगानिस्तान के नदर्न अलायंस में अफगानिस्तान की फ्यूचर गवर्नमेंट में हिस्से के लिए बातें भी चलने लगी थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। नेटो कंट्रीज और दुनिया के हिसाब से जो जंग कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी वो दिनों से महीनों और महीनों से सालों तक खिंचती ही चली गई। दोस्तों तालिबान की जीत का तीसरा कारण था लड़ाई का मकसद। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के पास लड़ाई का एक मकसद था, वो था इस्लाम की खातिर लड़ाई और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना करना। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ तालिबान और बिन लादेन को सज़ा देने आया था। नेटो फौजें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद कर रही थी और रहा नदर्न अलायंस, तो उसके पास तो यूनाइटेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट बनाने का कोई प्लान ही नहीं था और ना ही गवर्नेंस सिस्टम था। सोवियत यूनियन के हार के बाद इसी नदर्न अलायंस को अफगानिस्तान में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का मौका मिला था, लेकिन नदर्न अलायंस तब भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाया और अपनी अपनी जगह पर छोटी छोटी हुकूमतें बनाकर बैठ गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये रीज़न दे रहा था कि उसे अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करना है, तालिबान का खात्मा करना है और बिन लादेन का खात्मा करना है। लेकिन दोस्तों जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तब बिन लादेन और तालिबान को सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और पैसे सप्लाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही अमेरिका था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस दोगलेपन से हमें पता चलता है कि खुद से पैदा किए हुए किसी भी प्रॉब्लम्स का कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। दोस्तों नेटो और यूएस फौजें कहती हैं कि उन्होंने 50,000 से ज़्यादा तालिबान मेंबर्स को मारा है, लेकिन जब जंग शुरू हो रही थी तब तालिबान के मेंबर्स की संख्या 60 से 70,000 बताई जाती थी। आज जब जंग ख़त्म हो गई है तब भी तालिबान के मेंबर्स की संख्या 60 से 70,000 बताई जाती है। सही बात तो यह है कि नेटो और अफगान फ़ौजों को तालिबान की सही संख्या, कमांडर्स, मोड और वारफेयर वगैरह के बारे में तो सही जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि तालिबानियों में गद्दार बिल्कुल भी नहीं थे। नेटो और अमरीकी फ़ौजों को सिर्फ ये एक कामयाबी हासिल हुई थी कि उन्होंने तालिबान को गवर्नमेंट से हटाया था। लेकिन दोस्तों जब तालिबान और अफगान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे और सोवियत यूनियन को हराकर अफगानिस्तान से भगाया था, तब भी उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी। सो दोस्तों बेसिकली सिर्फ इतना हुआ था कि तालिबान अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए थे और वो अपनी पुरानी इस हालत से जंग करना अच्छी तरह जानते थे। मुल्ला उमर कहता था कि प्रोविंसेस की हुकूमत तो आने जाने वाली चीज़ है, जबकि जिहाद फ़र्ज़ है और तालिबान फ़र्ज़ की फ़िक्र करते हैं, ना कि हुकूमतों के आने जाने की। दोस्तों तालिबान की जीत का और एक कारण रही अफ़गानिस्तान की फ़ौज। जी हाँ दोस्तों, कुछ अर्सा पहले यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि अफ़गानिस्तान की 3.5 लाख की फ़ौज तालिबान के लिए काफ़ी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अफगान आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके घोस्ट सोल्जर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सोल्जर्स जो पेपर पे तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन रियलिटी में उनका कोई नामो निशान नहीं था। अफगानिस्तान की फौज का टोटल नंबर ऑन पेपर नंबर से तकरीबन आधा कम था। अफगान आर्मी कोई वेल ट्रेंड और पुरानी आर्मी नहीं थी। हामिद करजई की प्रेसिडेंटशिप के दौरान नदर्न अलायंस के कुछ फाइटर्स और सिटीजन्स को अफगान फौज में भर्ती किया गया था। अफगान आर्मी जब भी ऑपरेशंस कंडक्ट करती थी तो नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करती थी। जब अफगान आर्मी तालिबान पर हमले करती थी तो नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स उनको कवर प्रोवाइड करती थी। अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के पास कोई ढंग की एयरफोर्स भी नहीं थी। जब यूएस और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला किया तब अफगानिस्तान की आर्मी तालिबान के सामने कुछ दिन भी नहीं ठहर सकी। तालिबान की जीत का और एक कारण था खुद तालिबान का स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी देश में कोई सरकार बनती है तो उस सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लॉबिंग का प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर या फिर कॉरपोरेट का प्रेशर। लेकिन दोस्तों तालिबान के साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं था। इस ग्रुप में ना कोई प्रिविलेज था और ना कोई कमतर था। जब भी तालिबान लीडरशिप की तरफ से कोई हुक्म आता तो सभी 60 से 70 हज़ार लोग इस हुक्म को मानते और इम्प्लीमेंट करते। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में ड्रग कल्टीवेशन को बैन किया था। एक ही साल में अफगानिस्तान में ओपियम पॉपी कल्टीवेशन में 99% तक की कमी आई थी। दोस्तों हर देश में ओपियम और हेरोइन के नशे अमीरों के नशे हैं। इन नशों को खरीदने वाले भी अमीर होते हैं और बेचने वाले भी अमीर होते हैं। आपने बार बार बॉलीवुड में ड्रग एडिक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में तालिबान को इस नशे को बैन करने में कोई भी मुश्किल ना आई, क्योंकि तालिबान पर न किसी अमीरों का जोर चलता था न किसी और का। आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2001 से 2020 के बीच अफगानिस्तान में सिर्फ
ड्रग कल्टीवेशन को रोकने के लिए $9 बिलियन स्पेंड किए हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रग कल्टीवेशन को रोक नहीं पाया, उल्टा ड्रग कल्टीवेशन ज्यादा ही हुआ है। दोस्तों, हम इस वीडियो में तालिबान को हरगिज क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, हम बस नेटो की हार और तालिबान के जीत के असबाब बयान कर रहे हैं। दोस्तों, तालिबान अब भी कई देशों में आतंकवादी संगठन के नाम पर रजिस्टर्ड है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल के दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, वुमेन राइट्स वायलेशन हुए और तालिबान अपने रूल में इतने सख्त हो गए थे कि उन्होंने पतंग उड़ाने वालों को तक सजाएं दी। लेकिन इसके साथ साथ वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी हार को छुपाने के लिए तालिबान के खिलाफ बहुत सारे झूठ को दुनिया में फैलाया। दोस्तों, इस जंग के बाद दुनिया का अमेरिका पर से भरोसा काफी कम हुआ है। अमेरिका काबुल में अपने डॉक्यूमेंट्स को जलाकर भागा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह अमेरिकी डिप्लोमेसी की हार है और पैक्स अमेरिकाना का डिक्लाइन है। अफगानिस्तान की जंग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखना यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत को किस तरह से चलाते हैं। क्या ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स वगैरह में इंप्रूवमेंट आता है या फिर पहले ही की सी हालत रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।